Good morning, students. Today we will start Unit 3 of Geotechnical Engineering, and this is the syllabus of Unit 3. So today we will start with shear strength of soil. When soil is loaded, shearing stresses are induced in it. When the shearing stresses reach a limiting value, shear deformation take place, leading to the failure of soil mass. So the shear strength of soil is resistance to deformation by continuous shear displacement of soil particles or on masses upon action of shear stress. The failure condition for a soil may expressed in terms of limiting shear stress called shear strength or as a function of principal stresses. The shearing resistance of soil is constituents basically of following components. First is structural resistance. The structural resistance to displacement of soil because of interlocking of the particle at their contact point. The frictional resist second one is the frictional resistance. The frictional resistance to translocation between the individual soil particle at their contact points. And third one is cohesion and or adhesion between the surface of the soil particle. सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए मोर सर्किल जो है वो यूज करते हैं हम। मोर सर्किल मेथड जो है, जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपका चैप्टर आता है, तो मोर सर्किल जो है वो आप कब यूज करते हो? मोर सर्किल में आप क्या यूज करते हो कि जैसे आपके पास में कोई एक एलिमेंट है, अब सॉइल की बात कर रहे हैं हम, तो सॉइल एलिमेंट है और उसके इस इंक्लाइन प्लेन पे हमको फाइंड आउट करने हैं, इस प्लेन के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस फाइंड आउट करनी है। टेंजेंशियल या शेयर स्ट्रेस जो होती है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमको पहले देखना है कि इस सॉइल मास के ऊपर जो स्ट्रेसेस लग रही है, जो है ये आपकी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गई, ये इंटरमीडिएट हो गई, और इसके परपेंडिकुलर जो आएगा सिग्मा जेड वो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गई। तो इस तरह से ऑर्थोगोनली म्यूचुअली परपेंडिकुलर चारों तरफ से इसके जो है ये प्रिंसिपल स्ट्रेस लग रही है। इसके अलावा यहाँ पे ये शियर भी लग रहा है, सिग्मा जो ये आप यहाँ देख रहे हैं, ये वाला जो है ये आपका शियर भी लग रहा है इसके अंदर। तो अब इसके थ्रू ये जो आपको सेट ऑफ स्ट्रेसेस दे रखी है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, मोर सर्किल डायग्राम बनाते हैं। यानी सिग्मा वन, जितना सिग्मा वन की वैल्यू है, ये एक एक्स और वाई एक्सिस किया आपने। एक्स एक्सिस में सिग्मा वन जो है वहां तक आपने एक पॉइंट नोट डिनोट किया है यहाँ पे, और सेकंड आपने सिग्मा टू पे किया जहां तक सिग्मा टू आ रहा है। तो ये दो पॉइंट बना के उसके बाद में इनका जो मिड पॉइंट है, इस पे आपने क्या किया कि यहाँ ये जो आपकी ये शेयर जो है आपका टॉर्क वाई एक्स जो आपने कर रखा है, यहाँ पे ये टॉर्क वाई एक्स या ये एक्स वाई यहाँ पे आपने इंडिकेट किया। स्केल से लेनी पड़ेगी ये सारी वैल्यूज, ये पहले भी अपन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कर ही चुके हैं। अब इसके बाद में जैसे ही आपके पास में ये डायमेंशन और ये डायमेंशन आती है, तो इस लाइन को आप जो है B1 और A1 को आप आपस में मिला लोगे। उसके बाद में ये जो रेडियस है A1C जो है एक रेडियस हो जाती है, और इसके आप ऊपर जो है एक सर्किल ड्रॉ करते हो। अब इस सर्किल में आपके पास में जो एंगल है, ये जो एंगल है ये हॉरिजॉन्टल के साथ में अल्फा एंगल बनाता है। तो आप यहाँ पे क्या डिनोट करोगे, 2 अल्फा डिनोट करोगे। 2 अल्फा डिनोट करके आप यहाँ पे एक लाइन जो है इस सर्किल पे डालोगे, और इसका जो परपेंडिकुलर है वो इसके ऊपर आएगा। तो आप देखो जो इसकी जो ये डायमेंशन है, ये होगी आपके पास में जो टॉर्क की वैल्यू, यानी शेयर स्ट्रेस जो है उस शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू हो जाएगी। और जो दूसरी वैल्यू है सिग्मा, ये वैल्यू अपने पास में कैसे आएगी, यहाँ आप जीरो से लेके इस पॉइंट तक, ये जो पॉइंट अपने को दिख रहा है ना, ये वैल्यू आपके पास में सिग्मा की होती है। तो ये पूरा मेथड हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा है। तो यही कंसेप्ट जो है हमारे पास में मोर सर्किल का फाइंड आउट करने के लिए काम में आता है
कि सॉइल की जो shear स्ट्रेस है वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो अब आप देखो कि इसमें फेलियर प्लेन जो है, जो बन रहा है, सिग्मा जेड की वैल्यू हर जगह पे यहाँ पे आएगी। तो ये एक तरह से आपके पास में वैल्यू जो है सिग्मा और टॉर्क की हो जाएगी। और इसकी आपने वैल्यूज जो हैं वो भी आपने फाइंड आउट, हमने ये कर रखी है, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स बाई 2 प्लस सिग्मा y माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 कॉस 2 अल्फा प्लस टॉर्क एक्स वाई साइन 2 अल्फा। ये तो हो गई नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू, और ये हो गई आपके पास में शियर स्ट्रेस की वैल्यू। तो ये दोनों का डेरिवेशन भी जो है हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इसका पूरा डेरिवेशन किया है। लेकिन यहाँ सॉइल में हमको ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज ही याद रखने हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉइल में। मोर सर्किल जो है, मोर स्ट्रेस सर्किल जो है, वो सॉइल की सिग्मा और टॉर्क की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। और इससे हम सॉइल की बहुत सारी क्वालिटीज फाइंड आउट करते हैं कि सॉइल किस टाइप की है, कितना शेयर स्ट्रेंथ है, कौन सी सॉइल का कितना शेयर स्ट्रेंथ है, वो इन सारे फॉर्मूला से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद में आप देखिए, ये वैल्यूज जो हैं, ये आप क्या करोगे, जो पहले की जो दो फॉर्मूलाज आए उसमें स्क्वायरिंग बोथ इक्वेशंस एंड एडिंग वी गेट द फॉलोइंग रिजल्ट्स। तो ये हमारे पास में क्या आया, ये सर्किल ही आया है। एक तरह से जो सर्किल बना है ये इसका एनालिटिकल मेथड है। जो हमने पहले पढ़ा है उसमें आपके पास में उन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर एंड एडिशन करने के बाद में हमारे पास में एक सर्किल की इक्वेशन आती है। और इस सर्किल, ये जो सर्किल है वो जो पहले प्रीवियस स्लाइड में जो सर्किल आया है उसको डिनोट करता है। तो इस तरह से हम जो है मोर सर्किल मेथड से सिग्मा और टॉर्क की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। The coordinates of points on circle represent the normal and shearing stresses on inclined plane at a given point. This circle is known as Mohr circle of stress. Consider the state of stress where only normal stress are acting on the faces of the element. अभी हमने जो पहले पढ़ा उसके अंदर क्या था कि नॉर्मल स्ट्रेस के साथ साथ शियर स्ट्रेस भी थी। लेकिन अब जो हम ले रहे हैं इसके अंदर सिर्फ आप देखो ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है, इसमें शियर जो है वो आपका कहीं पे भी नहीं है। तो इस कंडीशन के लिए जब हम मोर सर्किल की बात करते हैं तो इसमें आपके पास में जो शेयर है वो नहीं है। तो इसके अंदर आपके पास में फॉर्मूला जो है वो क्या आ जाएगा, द कोऑर्डिनेट सिग्मा टॉर्क ऑफ पॉइंट एफ गिव द स्ट्रेस कंपोनेंट ऑन प्लेन एम एन, एनालिटिकल एक्सप्रेशन फॉर सिग्मा एंड टॉर्क। ये आपके पास एनालिटिकल एक्सप्रेशन आ जाएगा, क्योंकि जो पहले की स्लाइड में हमारे पास में शेयर भी इंक्लूड कर रखा है, वो शेयर नहीं होके अब सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेसेस है। उसके लिए ये मोर सर्किल जो है यहाँ कर रखा है। तो आप देखो सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 ले लिया, फिर उसके बाद में इसका एक मिड पॉइंट लिया, इससे जो रेडियस आई उससे हमने ये सर्किल बनाया। और इस सर्किल के थ्रू आपने 2 अल्फा यानी कि इस इंक्लाइन प्लेन से हॉरिजॉन्टल का जो एंगल है इससे ये 2 अल्फा होता है। ये भी 2 अल्फा क्यों है, ये उस डेरिवेशन से ही हमको पता चलता है कि ये 2 अल्फा ही आता है इसका एंगल। तो और अब उसके बाद में आप इसमें वही प्रोसीजर यूज कर सकते हो इसमें सिग्मा और टॉर्क को यूज करने का। तो ये एक मेथड जिससे ये फॉर्मूला आते हैं वो एनालिटिकल मेथड होता है, और ये मोर सर्किल जो है वो ग्राफिकल मेथड है। तो इसके थ्रू आप जो है सिग्मा और टॉर्क की वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो द रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन एनी प्लेन इज under root sigma square plus torque square, and angle of obliquity beta is equal to tan inverse torque upon sigma. Of the many theories of failure that have been proposed, the Mohr strength theory and Mohr Coulomb theory have been well accepted by soil engineers. So, main outcomes of this theory is material fails essentially by shear. The critical shear stress causing failure depends upon the properties of material as well as the normal stress on the failure plane. Then ultimate strength of the material is determined by stresses on potential failure plane. When the material is subjected to three-dimensional principal stress, the intermediate principal stress does not have any influence on the strength of material.
The theory was expressed by Coulomb 1776 and later generalized by Moore. The theory can be expressed algebraically by the equation torque equal to F sigma, and torque is shear stress on failure plane at failure shear resistance of material. Sigma, function of normal stress. If the normal and shear stress corresponding to failure are plotted, then a curve is obtained called strength envelope. Coulomb defined the function F sigma as a linear function of sigma and gave the following strength equation. So torque, or S, equal to C plus sigma 10 phi. Coulomb considered that the relationship between shear strength and normal stress could be adequately represented by straight line. The Moore theory recognized that the shear strength depends on the normal stress but indicate that the relation is not linear. Measurement of shear strength. So there are four methods to determine the shear strength of the soil: direct shear test, triaxial shear test, unconfined compression test, and vane test. First of all, we will discuss direct shear test. When a shear force is applied to a lower box through the gear jack, the movement of the lower part of the box is transmitted through the specimen to the upper part of the box and hence on the proving ring. The deformation of proving ring indicate the shear force. The shear force F at failure corresponding to normal load N is measured with the help of proving ring. A number of identical specimens are tested under increasing normal loads and required maximum shear force is recorded. This is the apparatus of shear test. So इसमें आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे आपका सॉइल सैंपल रहता है। ये एग्जैक्ट जो लोकेशन है आप देख रहे हो, यहाँ पे जो एक बॉक्स है ये यहाँ पे होती है, ठीक है। ये आपकी प्रूविंग रिंग है। ये जो लोड है ये नॉर्मल लोड जो है, जो ऊपर से अप्लाई हो रहा है ना यहाँ पे, ये नॉर्मल लोड, ये लोड आपका कहाँ से हो रहा है लोड, यहाँ पे आप कुछ सब लोड्स आप डालोगे, ये यहाँ से इसको यहाँ से प्रेस करेगा। तो ये एक तरह से इस सॉइल सैंपल पे नॉर्मल लोड है। और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है वो क्या करेगा कि इसके अंदर आपका जो हॉरिजॉन्टल जितना भी आपका फोर्स आ रहा है वो इस प्रूविंग रिंग पे आपके पास में आएगा। तो इस तरह से हम जो है डायरेक्ट शीयर टेस्ट में हम सिग्मा और टॉर्क की वैल्यूज लेते हैं डिफरेंट लोड कंडीशंस के लिए और इसका फेलियर एनवलप जो है वो हम बनाते हैं। इसमें आप डायरेक्ट शीयर टेस्ट में मेन जो है, व्हेन अ शीयरिंग फोर्स इज अप्लाइड टू अ लोअर बॉक्स, जो नीचे वाला बॉक्स है उसके ऊपर आप डालोगे थ्रू अ गियर जैक, द मूवमेंट ऑफ लोअर पार्ट ऑफ द बॉक्स इज ट्रांसमिटेड थ्रू द स्पेसिमेन to the upper part of the box. Hence, on the proving ring, the deformation of proving ring indicates the shear force. A graph is plotted between shear force F as the ordinate and normal load N as abscissa. Such a plot gives the failure envelope for the soil under the given test conditions. Any point F on the failure envelope represent the state of stress in the material during failure under a given normal stress. In order to find the direction of principal plane at failure, first locate the position of pole on Mohr circle. So this is the minor principal plane and this is major principal plane. So it is the graph between shear strength and sigma is the normal stress. And this is the stress condition during
failure. So the direct shear test is a simple test. The relatively thin thickness of sample permits quick drainage and quick dissipation of the pore pressure developed during the test. The test conditions across the soil sample are very complex. The distribution of normal stresses and shear stresses over the potential surface of sliding is not uniform. The plane of shear failure is predetermined, which may not be the weakest one. So this is the drawback of the direct shear test. For next test, shear strength is triaxial compression test. The solid specimen, cylindrical in shape, is subjected to a direct stress acting in three mutual perpendicular directions. जो हमने आगे की स्लाइड्स में डिस्कस किया था कि आप एक जब मोड सर्किल के लिए आप हम ग्राफ वगैरह बनाते हैं तो सॉइल सैंपल जो है उसके ऊपर थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपके जो स्ट्रेसेस है वो अप्लाई होता है और उसी के अकॉर्डिंग फिर आप जो है सिग्मा और टॉर्क फाइंड आउट करते हो, शेयर स्ट्रेंथ एंड नॉर्मल स्ट्रेस। तो इसके अंदर आपके मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा वन जो है वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, जो हमारा सिलेंड्रिकल है उसमें वर्टिकल डायरेक्शन में सिग्मा वन होगा, और जो दो अदर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है सिग्मा टू एंड सिग्मा थ्री वो आपके फ्लूइड प्रेशर के थ्रू होगा। चारों तरफ से फ्लूइड प्रेशर जो है वो आपके स्पेसिमेन पे आएगा तो उसको हम सिग्मा टू एंड सिग्मा थ्री कहेंगे, और जो वर्टिकली आ रहा है उसको आप सिग्मा वन बोलोगे। द लेंथ ऑफ स्पेसिमेन इज कैप 2 to 2.5 टाइम्स इट्स डायमीटर। द सेल प्रेशर सिग्मा टू is equal to sigma 3 acts all around the specimen. It acts also on the top of specimen as well as the vertical piston. Then this is the diagram of the ट्राईएक्सियल टेस्ट। तो यहाँ पे ये आपका सॉइल सैंपल रहता है, इसमें आपकी ड्रेनेज कंडीशन जो है यहाँ पोरस स्टोन्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। ये जो आपका है ऊपर पाइप और ये जो नीचे वाला पाइप है ये ड्रेनेज के लिए आपके जो ट्यूब्स ड्रेनेज पाइप्स हैं, जिससे आपकी जो जैसे ही आपका यहाँ पे प्रेशर लगेगा, प्रेशर कब लगेगा, सिग्मा वन लगेगा इस ऊपर से लेके नीचे, मतलब इसको कंप्रेस करेगा इस डायरेक्शन में। और सिग्मा टू और सिग्मा थ्री जो है वो आपके ये जो ऑल राउंड यहाँ पे जो लिक्विड का प्रेशर है वो फ्लूइड का प्रेशर आपका सिग्मा टू और सिग्मा थ्री इसके अंदर आएगा। तो उसके ऊपर सिग्मा ये थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये स्ट्रेस जो है वो आपका अप्लाई होता है। तो इसके तो आपकी सिचुएशन होगी। फिर सेपरेट कंप्रेसर इज यूज्ड टू अप्लाई फ्लूइड प्रेशर इन द सेल। द सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन इज एनक्लोज्ड इन रबर मेम्ब्रेन। A stainless steel piston running through the center of the top cap applies the vertical compressive load called the deviator on the specimen under test. This vertical stress applied by the loading frame through a proving ring is equal to sigma 1 minus sigma 3. This principal stress difference sigma 1 minus sigma 3 is called the deviator stress recorded on the proving ring dial gauge. So this is the stress condition in soil specimen during triaxial testing. Triaxial testing में थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर वन डायरेक्शन और सिग्मा थ्री या सिग्मा टू जो फ्लूइड प्रेशर लगता है आपके सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन पे। सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन पे ये आपका क्या है, वर्टिकल लोड, और ये जो चारों तरफ से लगेगा वो आपका फ्लूइड प्रेशर होगा। और इसके अंदर ये आपका मोड सर्किल है जिसमें ये फेलियर एनवलप बनता है। तो इसमें आप अल्फा डैश जो है वो आपका प्लेन ऑफ फेलियर है। इसमें आप देख सकते हो एफ सी ए का जो हाफ एंगल है ये आपका अल्फा डैश है 45 प्लस 5/2। तो अब हम इसमें आप ये जो इक्वेशन है ये आपकी शेयर की इक्वेशन रहती है। अब आप नेक्स्ट इसको देखो, ये जो डायग्राम है इससे हम प्रूव करेंगे ट्राईएक्सियल टेस्ट जो है उसकी इक्वेशन, उसकी शेयर स्ट्रेंथ की इक्वेशन। इसमें आप देखो फर्स्ट जो है एफ सी रेडियस ऑफ मोड सर्किल, एफ
सी जो है वो रेडियस है। तो यहाँ पे ये आपका ओरिजिन है, यहाँ पे आप सिग्मा 1 मार्क करोगे, यहाँ पे आप सिग्मा 3 मार्क करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो जब दो पॉइंट आ जाते हैं तो इसका ये मिड पॉइंट जो है वो आप निकालोगे, मिड, इसका मिड भाई इसको आप मेजर कर लो, और फिर इसका जो हाफ पे है ये सी पॉइंट डिनोट कर लो। अब यहाँ पे ये 2 अल्फा है, एफ सी ए जो है वो आपका 2 अल्फा है, और एफ सी जो है वो रेडियस है, और ये रेडियस क्या होगी, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डैश का हाफ जो है वो एफ सी रहेगी। भाई ये क्या है, ये आपकी सिग्मा 1 है, ओ से लेके ए तक सिग्मा 1 है, ओ से लेके पी तक आपके पास में सिग्मा 3 है। तो ये जो है ये आपकी डायमीटर होगी, ए पी जो है वो आपकी डायमीटर होगी। तो इसका हाफ आप क्या लोगे, सिग्मा 1 और सिग्मा 3 का डिफरेंस, मतलब सिग्मा 1 में से ओ से लेके ए तक सिग्मा 1 है, उसमें से आप ओ से लेके पी सिग्मा 3 को माइनस करोगे तो आपके पास ए पी आएगा, और जब इसका हाफ करोगे तो आपके पास ये रेडियस आ जाएगी। इसको आप चाहे ए सी कहो चाहे एफ सी कहो, ये रेडियस है, ठीक है। ओ सी क्या है, ओसी आपका इन सिग्मा 1 और सिग्मा 3 को ऐड करके ये हाफ करोगे तो आपका ओसी आ जाएगा। और ओ के आपका ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इसमें आपने इस ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू सी डैश कॉट फाई डैश आएगा आपके पास में। और साइन फाई डैश क्या होगा, साइन जो है वो आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा आपके पास में इस ट्रायंगल में, ठीक है। तो अब इसके अंदर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस में ये वाला ले रहे हैं आप, ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको एफ के सी, तो एफ के सी में अब आपके पास में ये फाई जो है, इसमें आपके पास में परपेंडिकुलर एफ सी है और हाइपोटेनियस के सी है, तो ये साइन फाई हो जाएगा। एफ सी को आप यहाँ पहले से आप फाइंड आउट कर चुके हो ये वैल्यू, और के सी क्या होगा, ओ के प्लस ओ सी, तो ओ के को आप लिख सकते हो यहाँ से सी कॉट डैश कॉट फाई डैश, और ओ सी जो है वो आपका क्या है, यहाँ ओ सी आपने पहले से फाइंड आउट किया ही है हमने। तो इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई करके ये टर्म बनेगी आपके पास में। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपकी टर्म आ रही है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, ये आपके पास में ये टर्म यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इस वाली टर्म को साइन फाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 इक्वल टू 2c कॉस फाई डैश प्लस सिग्मा 1 डैश प्लस सिग्मा 3 डैश साइन फाई, और मैंने यहाँ से सिग्मा 1 डैश को कॉमन ले लिया और सिग्मा 3 डैश को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे जो हमारे पास में टर्म आएगी वो आपके पास में क्या होगी, सिग्मा 1 डैश इक्वल टू सिग्मा 3 डैश टेन स्क्वायर। यहाँ पे क्या हुआ, ये आपने क्या किया, 1 माइनस साइन फाई को यहाँ नीचे इस इक्वेशन के इस तरफ लेके गए तो इसके डिवीजन में आएगा और इसके डिवीजन में आएगा। तो 1 प्लस साइन फाई डैश अपॉन 1 माइनस साइन फाई डैश को आप 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 भी लिख सकते हो, और ये आपके पास में cos फाई डैश अपॉन 1 माइनस फाई डैश को 10 45 प्लस 5 डैश 2 भी लिख सकते हो। अब इसमें आपने इसको अल्फा लिख दिया क्योंकि इसको 45 प्लस 5 डैश/2 अल्फा है। तो ये आपके पास में फाइनल इक्वेशन होगी। वैसे अगर आप पूरा अच्छे से इस टर्म को ध्यान में रखोगे तो ये आपकी ट्राई एक्सल की जो इक्वेशन है वो आपके होती है। फिर फेलियर एनवलप आप किसको बोलोगे, ये आपके पास टर्म आ गई आपके पास में, तो सिग्मा 1 डैश एंड सिग्मा 3 डैश आर दी नोन एंड टू अननोन आर फाई डैश सी डैश। Two sets of observation are required to determine these two unknowns parameter. More circles are plotted for each set. The curve drawn tangentially to these circles gives the failure envelope. तो ये आपके पास में फेलियर एनवलप हो गया। ये आपके अलग अलग स्ट्रेस कंडीशन के लिए ये मोड सर्किल हैं, और इनका जो ये एफ जो है, जो ये आपकी लाइन है, ये F1 है, ये F2 है, F3 और F4, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास में ये फेलियर एनवलप आ जाता है।